Hello students, how are you? My name is हरीश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये ज्ञान दूत प्रोग्राम 2.0 के अंडर अपलोड की जा रही है और ये प्रोग्राम कॉलेज एजुकेशन राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है शी वॉक्स इन ब्यूटी। इट्स ए पोएम रिटन बाय लॉर्ड बायरन। मैं जो आपको समझाऊंगा बेसिकली वो एक्सप्लेन करूंगा बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, ताकि आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझ आ सके। बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड। ज्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश या उस तरह के होंगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, तो आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट दी ऑथर से। मैंने यहाँ पर आपके लिए कोई पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, बिकॉज मैं बिल्कुल आपको उसी तरह पढ़ाऊंगा जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। तो देखिए हु इज द ऑथर। ऑथर है लॉर्ड बायरन। अब लॉर्ड बायरन कौन थे? लॉर्ड बायरन ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के बहुत ही पॉपुलर पोएट रहे, मतलब। और ये पोएट थे रोमांटिक एरा के या रोमांटिक एज के, यानी रोमांटिक एज के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट्स में से हैं। ये उन पोइट्स में से रहे हैं रोमांटिक एज के जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी क्या करी है, एंजॉय करी है। क्योंकि ये एक्चुअल में पॉपुलैरिटी देख कर गए थे। कहने का मतलब अपनी लाइफ में इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी देख ली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखो कीट्स हो गए, है ना, शैली हो गए, ये एक्चुअल में अपनी पॉपुलैरिटी देख नहीं पाए। ये बेसिकली इनकी डेथ है ना पहले ही हो गई और ये पॉपुलर बाद में हुए। इनके जो वर्क्स थे वो पॉपुलर कब हुए? बाद में, इनकी डेथ के बाद में। लॉर्ड बायरन 1788 में जन्मे एंड ही गॉट डाइड इन 1824 में उनकी डेथ हो गई। तो ये अराउंड 36 ईयर्स ऑफ एज तक जिए। एज द कीट्स एंड शैली एंड अदर रोमांटिक पोएट्स गॉट डाइड अर्ली, यानी कि जो बाकी रोमांटिक पोएट्स थे वो जल्दी डेथ हो गई थी, उसी तरह से इनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी। बहुत ज्यादा तो ये भी नहीं जिए। बट क्या हुआ, 1812 में इन्होंने लिखी एक बहुत ही पॉपुलर पोएम, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। कौन सी लिखी? चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। अब चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज जो थी वो पब्लिश होते ही एक्चुअल में क्या हुआ, ऑन 3rd of March 1812, यानी 3rd March 1812 की मॉर्निंग को ये बोलते हैं दैट आई वोक अप इन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ पॉपुलर। यानी कि मैं सुबह जगा और मैंने खुद को क्या पाया? प्रसिद्ध पाया, पॉपुलर, फेमस पाया। क्यों? क्योंकि ये जो पोएम थी एकदम, ये मान लो एकदम इन्होंने पॉपुलर बना दिया। इस पोएम ने इनको, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज ने इनको एकदम पॉपुलर बना दिया। तो इनके अलावा बाद में डॉन जुआन, इन्होंने ये पोएम भी लिखी है, ठीक है। तो ये काफी पॉपुलर राइटर रहे अपने टाइम के। तो ऐसा है कि इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो दैट ही वॉज एक्चुअली इनवैलिड। मतलब उनके एक पैर में समस्या थी, इस वजह से वो क्या करते थे, थोड़े से लचक आती थी चलने में, मतलब लंगड़ा के चलते थे। इस तरह का उनका मतलब चलने का मतलब वो तो मजबूरी थी उनकी एक तरीके से कि उनको परेशानी थी। परंतु क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे, ही वॉज वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल। तो उस टाइम पे ऐसा था कि जो लड़कियां थी, गर्ल्स थी, वो स्पेशली इनके ऊपर बोल सकते हैं देवर एनामर्ड। एक तरह से वो बहुत ज्यादा इनके ऊपर फिदा थी, एक तरीके से वैसा था। तो गर्ल्स की पॉपुलैरिटी, मतलब गर्ल्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। ही वॉज वेरी मच पॉपुलर अमंग गर्ल्स। तो इस चीज को देखते हुए उस वक्त के जो बॉयज थे ना, उन्होंने इनके चलने की स्टाइल अपना ली। मतलब ये तो मजबूरी में ऐसे लचक आती थी चलने में, लंगड़ा के चलते थे, बट क्योंकि ही वॉज पॉपुलर अमंग दी गर्ल्स, सो उस टाइम के लड़कों ने भी वही स्टाइल अपना ली कि भाई जैसे बायरन चल रहे हैं वैसे ही हम चलेंगे। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी का एक तरह से आप अंदाजा ला सकते हैं कितने ज्यादा पॉपुलर थे ये उस समय पर, ठीक है। और फिर ऐसा था कि उस वक्त ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ाई हो रही थी, मतलब एक तरह से ग्रीस का आप बोल सकते हो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था ग्रीस का। ग्रीस का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके अगेंस्ट में था? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में इनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के लिए एक तरह से संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया और वहां पे इनको क्या हो गया? मलेरिया हो गया भाई साहब को। क्या हो गया? मलेरिया। एंड ही गॉट डाइड बाय दिस डिसीज। वो मलेरिया से इनकी डेथ हो गई थी 1824 में। 1824 में इनकी डेथ हो गई थी मलेरिया की वजह से। तो इनको एक्चुअल में नॉट ओनली इन ब्रिटेन बट
एक्चुअल में देखा जाए तो ये ग्रीस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ग्रीस में इन्होंने एक्चुअल में लड़ाई लड़ी ना। अब जो बंदा आपके लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी तो पूजा होगी देश में। तो वही कंडीशन थी इनकी। इनकी तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी ग्रीस में। तो ये हो गया ऑथर के बारे में, थोड़ा सा हमने मोटा मोटा जान लिया कि क्या था क्या नहीं था। कि वो 1788 में पैदा हुए, 1824 में डेथ हो गई, और ये बेसिक जानकारी ऑथर के बारे में। अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट पे, यानी शी वॉक्स इन ब्यूटी को समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक्स्ट में। तो शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स इन स्टारी स्काईज। स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे पोइट बोल रहे हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये जो पोयम है ना, ये बेसिकली उन्होंने किसके लिए लिखी है? एन विलमॉट। कौन? एन विलमॉट। एन विलमॉट उनकी कजन थी, और उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था, तब उनकी सुंदरता को देख के उन्होंने ये पोयम लिखी थी। अब कुछ लोग बोलते हैं दैट एन विलमॉट वाज हिज कजन, बोल सकते हो, या फिर मे भी कोई और महिला हो, परंतु उसके तो क्लियरिटी नहीं है उस बारे में। तो बट हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि एन विलमॉट के लिए लिखी गई थी, और उनकी सुंदरता से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय हर ब्यूटी, कि उन्होंने ये पोयम लिखी उनके ऊपर। तो उन्हीं को एक्चुअली में पूरी पोयम संबोधित है। और इस पोयम में हम लोग देखेंगे कि वो एन विलमॉट की दो तरह की ब्यूटी की बात करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कि वो एक्सटर्नल ब्यूटी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंटरनल को भी, कि वो बाहरी तौर पे कैसे सुंदर है और अंदरूनी तौर पे कैसे सुंदर है, वो उसको वो समझाएंगे। तो देखिए, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। कि वो सुंदरता में चलती है, सुंदरता में चलती है। शी वॉक्स इन ब्यूटी, इसका मतलब है शी इज फुल ऑफ ब्यूटी, वो पूरी तरह से सुंदर है। किस तरीके से सुंदर है? तो तुलना की जा रही है। शी इज बीइंग कंपेयर्ड विद द, किसके साथ कंपेयर हो रहा है? नाइट, रात के साथ में कंपेयर हो रहा है। लाइक यहाँ क्या यूज हो रहा है? यहाँ यूज हो रही है सिमिली, सिमिली यूज हो रही है, तुलना की जा रही है किसकी? एन विलमर्ट की ब्यूटी की तुलना की जा रही है किससे? नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज, यानी कि एक ऐसी रात जिसमें बादल ना हो, यानी बिल्कुल बादल नहीं है। द नाइट इज टोटली डिवॉइड ऑफ क्लाउड्स, यानी आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है। द क्लाउडलेस स्काई है, तो क्लाउडलेस स्काई में क्या नजर आएंगे आपको? स्टार्स, तारे नजर आएंगे। सो एन विलमट की ब्यूटी की तारीफ, मतलब उसकी कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? ऐसी रात से कंपेयर किया जा रहा है जिसमें बिल्कुल बादल ना हो और उसमें तारे चमकते हुए नजर आए। तो ऐसी बहुत रात सुंदर नजर आती है ना, कि तारों की चमकती हुई रात। बहुत सारे पोइट्स लिखते हैं इस बारे में, मतलब हिंदी के, इंग्लिश के सभी। तो वैसी रात से उनकी सुंदरता की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर देखो, क्लाउडलेस क्लाइम्स, क्लाउडलेस क्लाइम्स, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि का साउंड हो रही है, विच इज कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, और कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ क्लाउडलेस क्लाइम्स में क्या है? यहाँ पर एलिट्रेशन है। एंड स्टारी स्काईज में एलिट्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टारी स्काईज साउंड ई की आ रही है, ये एक्चुअल में यहाँ पर आप बोल सकते हो वॉवल साउंड आ रही है, और वॉवल साउंड की वजह से ये यहाँ असोनेंस होगा। क्या होगा? असोनेंस। वैसे असोनेंस बेसिकली है ना, ज्यादातर तो वर्ड्स के बीच में से आते हैं, मतलब या तो वर्ड की एंडिंग साउंड या बीच में साउंड आती है ना, तो जनरली असोनेंस होते हैं, परंतु स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया एलिट्रेशन, यहाँ हो गया असोनेंस। आगे बढ़ते हैं, चलो। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। अब देखो, उनकी तारीफ करते हुए आगे बोल रहे हैं कि ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, यानी कि डार्कनेस और ब्राइटनेस, इन दोनों में जो सबसे बेस्ट है, यानी कि व्हाट इज द बेस्ट, बोल सकते हैं एक तरह से, डार्कनेस की बेस्ट शेड कौन सी है और ब्राइटनेस की बेस्ट शेड कौन सी है। यानी जो डार्कनेस में जो सबसे बेस्ट चीज है और ब्राइटनेस में जो सबसे बेस्ट चीज है ना, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है? मीट इनर एस्पेक्ट एंड हर आईज, उनका आउटवर्ड लुक, उनका फेस, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका जो चेहरा है और उनकी जो आंखें है ना, उनकी ब्यूटी बोल सकते हो बेस्ट ऑफ डार्क और ब्राइट, यानी डार्कनेस और ब्राइटनेस के जो परफेक्ट एस्पेक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनी है, उनके चेहरे की ब्यूटी और उनकी आंखों की ब्यूटी। तो आप जस्ट गौर कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा तारीफ हो रही है, और इस तरह की, मतलब इतनी बड़ा चढ़ा के तारीफ हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइपर बली। क्या बोलेंगे? हाइपर बली यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी एक्सेजरेशन, बड़ा चढ़ा के चीजों को दिखाया जा रहा है। Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies। अब देखो, इनके अंदर से, मतलब इनकी बॉडी, इनके फेस, इनके आईज, इन सबसे एक ऐसी टेंडर लाइट निकल रही है, यानी बहुत ही नाजुक लाइट, यानी ऐसी टेंडर, इतनी प्यारी लाइट निकल रही है,
विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, यानी कि वैसी लाइट तो एक्चुअल में जो स्वर्ग यानी स्वर्ग या हेवन का मतलब है स्वर्ग ना होके आसमान बोल सकते हो, स्काई मानो उसको। तो स्काई ने मतलब स्काई से कोई सूरज चमकता है, रोशनी आती है वगैरह ना, तो एक गॉडी डे डिनाइज यानी कि एक चमकदार दिन को भी जैसी रोशनी आसमान से नसीब नहीं होती, वैसी रोशनी तो इनके कॉम्प्लेक्शन, इनके चेहरे, इनके फेस से निकल के आ रही है। समझ रहे हो कि मतलब उनकी तारीफ कितनी बढ़िया तरीके से की जा रही है राइटर के द्वारा, कि पहली बात तो उनके चेहरे में, उनकी आंखों में डार्कनेस और ब्राइटनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दूसरी बात, उनके चेहरे से, उनकी बॉडी से ऐसी टेंडर लाइट निकल रही है कि वैसी लाइट तो एक्चुअल में आसमान से एक चमकदार दिन को भी नसीब नहीं होती। इवन ए ब्राइट डे डजंट एक्चुअल में गेट सच अ लाइट फ्रॉम दिस स्काई, यानी एक चमकदार दिन को भी वैसी उतनी प्यारी लाइट, इतनी कैसी लाइट, टेंडर लाइट, यानी ऐसी लाइट जिसमें जो लाइट ना चुभे आपको। देखो टेंडर लाइट इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हमको दिन में कौन सी रोशनी ज्यादा पसंद आती है, हमको वैसी रोशनी पसंद आती है जो ना तो आपको चुभे, यानी कि लाइट सनलाइट निकले तो आपको गर्मी भी ना लगे और इतनी भी कम ना हो कि सर्दी भी ना लगे, यानी कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी बोल सकते हो जो टेम्परेचर का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना लाइट में, वैसा वाला। तो वैसी रोशनी तो एक चमकदार दिन को भी नसीब नहीं होती, वैसी इन महिला के यानी एन विल्मेट के बॉडी से बोल सकते हो निकल रही है एक तरीके से। तो ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया अपना, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, डे डिनाइज, डे डिनाइज, इसमें क्या है, इसमें है कॉन्सोनेंस। क्या है, कॉन्सोनेंस। वाई, क्योंकि देखो ड, ठीक है, ड साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप बोलोगे इट शुड हैव बीन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होना चाहिए था, पर नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद वो देखो क्या है, ड साउंड के तुरंत बाद में वॉवल चेंज हो गया है। जब वॉवल चेंज होता है ना तो हम उसे कॉन्सोनेंस बोलेंगे, ना कि एलिट्रेशन। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजा। तो देखो, वन शेड मोर, वन शेड दी मोर एंड वन रे द लेस। और तारीफ मतलब आगे और तारीफ कर रहे हैं। तो देखो, वन शेड द मोर वन रे द लेस, तो अभी हाइपरबली और ज्यादा हो रही है कि एक भी शेड ज्यादा हो या एक भी किरण कम हो, यानी कि कह सकते हो, अब तारीफ किसकी हो रही है वो आगे पता चलेगा, परंतु जिस भी चीज की तारीफ हो रही है उनकी बॉडी में, उसमें एक भी शेड ज्यादा हो, यानी शेड, कलर्स के शेड होते हैं ना, यानी थोड़ा भी ज्यादा गहरा हो गया या थोड़ा भी ज्यादा हल्का हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। और वन रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्री। अब देखो कहां बात हो रही है, बात हो रही है उनके बालों की, रेवन ट्रेस, बालों की बात हो रही है, उनकी जुल्फों की बात हो रही है, हर हेयर्स, कि देखो अगर उनके बालों में इवन अ शेड, यानी थोड़ी भी शेड ब्लैकनेस की या थोड़ी भी जो भी शेड अगर ज्यादा हो गई, हल्की सी ज्यादा गहरे हो गए, ज्यादा हल्के हो गए, तो उनके बाल बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उनके बाल कैसे बने हुए हैं, एकदम परफेक्ट शेड से बने हुए हैं, एब्सोल्युटली परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स उनसे बने हुए हैं। तो एक भी शेड ज्यादा हुई या वन रे द लेस, या बोल सकते हो थोड़ी भी रोशनी कम हो गई, एक भी शेड ज्यादा हो गई, यानी डार्कनेस का एस्पेक्ट हल्का भी ज्यादा कम हो गया या रोशनी का एस्पेक्ट हल्का भी ऊपर नीचे हो गया, तो भाई साहब उनकी जो ब्यूटी है वो कम हो जाएगी, उनके बालों की ब्यूटी कैसी रह जाएगी, हेड हाफ इम्पेयर्ड, आधी ही रह जाएगी। हेड हाफ, इसमें है हेड और हाफ में क्या है, यहाँ पर एलिट्रेशन है, क्योंकि तुरंत उसके बाद में जो वॉवल है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हेड हाफ इम्पेयर्ड यानी कि उनकी बालों की सुंदरता आधी ही रह जाएगी, अगर थोड़ा भी कालापन बालों में बढ़ गया या कम हो गया, या फिर थोड़ी भी रोशनी बालों में कम या ज्यादा हो गई, यानी लाइट, जो लाइट का एस्पेक्ट है और डार्कनेस का एस्पेक्ट है, वो दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गए तो उनके बालों की सुंदरता आधी रह जाएगी। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, मतलब उनके बालों की एक एक लट में जो सुंदरता भरी हुई है ना, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन भरा हुआ है कलर्स का, लाइट का, वो एक्चुअल में डिस्टर्ब हो जाएगा अगर थोड़ी भी शेड ज्यादा हो जाती है या थोड़ी भी रे या लाइट कम हो जाती है। और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, और सेम चीज उनके चेहरे के ऊपर बोला जा रही है कि दैट हर फेस ऑल्सो हैज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डार्कनेस एंड लाइटनेस, एक्चुअली उनकी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यानी उनके जो चेहरे पे जो नजर आती है ना रोशनी वगैरह, जो भी सुंदरता, वो भी उसी परफेक्ट रेशो में है, परफेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर थोड़ी भी शेड ज्यादा हो गई है, थोड़ी भी रे कम हो गई तो। अब आगे देखिए, वे थॉट सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस। अब यहाँ पे देखो सीरेनली स्वीट, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एलिट्रेशन है, सॉ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, पर साथ में एक चीज और है, ई साउंड, जो कि एक वॉवल है,
उसका रिपीटेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर दो इस्तेमाल हुए, एक तरफ तो एलिट्रेशन यूज हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, असोनेंस भी यूज हो रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, असोनेंस जनरली तो वर्ड के बीच में आता है ना, या बीच में या एंड में आता है। तो यहाँ दो चीज हो रही है, एक तो एलिट्रेशन और एक असोनेंस, ठीक है। तो देखो, वेयर थॉट सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर दे ड्वेलिंग प्लेस। अब आगे बोल रहे हैं कि देखो, इनके जो विचार हैं, इन महिला के जो विचार हैं, वो इतनी प्यारी, मतलब सो स्वीटली शी एक्सप्रेसेस हर थॉट्स, मतलब अपने विचारों को इतनी स्वीटली वो एक्सप्रेस करती है। और ये जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स एक्चुअल में आ कहां से रहे हैं। तो हम जब सोचते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट द प्लेस फ्रॉम देयर कमिंग, तो हम देखते हैं भाई वो प्लेस तो कितनी ज्यादा सुंदर होगी। हाउ डियर दे ड्वेलिंग प्लेस, यानी जहां से थॉट्स निकल के आ रहे हैं, ये थॉट्स इतने प्यारे हैं, तो वो जगह कितनी प्यारी होगी जहां से थॉट्स निकल के आ रहे हैं। तो यहां पर क्या यूज हुआ है, ड्वेलिंग प्लेस किसके लिए बोला जा रहा है, माइंड के लिए। क्योंकि थॉट्स तो माइंड से आते हैं ना, तो माइंड क्या हो गया, हाउस हो गया थॉट्स का, ड्वेलिंग प्लेस हो गया। तो यहाँ पर ये मेटाफर यूज हो रहा है, ये माइंड का मेटाफर है, मेटाफर यूज हो गया ना। मेटाफर यूज हो रहा है कि भाई कंपेयर, एक तरीके से कंपैरिजन हो रहा है, परंतु कंपैरिजन शो नहीं हो रहा। समझ गए, मेटाफर में ही होता है, सिंबली में कंपैरिजन शो होता है, पर मेटाफर में कंपैरिजन शो नहीं होता, परंतु कंपैरिजन हो रहा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, हाउस, जैसे एक माइंड को एक हाउस की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो उन थॉट्स का जो ड्वेलिंग प्लेस है वो क्या है, माइंड है। तो वो बता रहे हैं कि भाई जब इनके थॉट्स इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने शुद्ध हैं, हाउ प्योर, इतने शुद्ध हैं, तो एक्चुअल में कितना शुद्ध होगा, कितना प्यारा होगा वो ड्वेलिंग प्लेस जहां से थॉट्स निकल के आ रहे हैं। तो देखो, हाइपरबोली तो पूरी ढंग से है, बट अब यहां तक तो एक्सटर्नल ब्यूटी आ रही थी, पर अब यहां से इंटरनल ब्यूटी की बात स्टार्ट हो गई है। चलो अब हम लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं अपने। तो देखो, लास्ट स्टेंजा पे आ गए हम लोग। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो। अब देखो, बोल रहे हैं और उस गाल को देखो, एंड ओवर दैट ब्रो, और उस ललाट को देखो, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट। यानी कि बता रहे हैं कि देखो, उनके गाल को देखो, उनके ललाट को देखो, ब्रो का मतलब ललाट, द फोरहेड, ठीक है। सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट, द स्माइल्स दैट विन द टिंज दैट ग्लो। कि देखो, गाल को देखोगे आप, ललाट को देखोगे, वो सब बहुत प्यारे हैं, पर अब आप गौर करो उनकी स्माइल पे। किस पे, स्माइल पे गौर करो, वो कैसी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत काम है, येट एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब एक्सप्रेसिव है, क्या है, बहुत एक्सप्रेसिव है, ठीक है। तो उनकी जो स्माइल है ना, वो सबका दिल जीत लेती है, दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो, सबको जीत लेती है। इवन किसको जीत लेती है, साथ में द टिंट्स दैट ग्लो, यानी कि उनके चेहरे पे जो चमक है, ग्लो है, जो शेड आ रही है, उन सबसे भी ऊपर है उनकी स्माइल। यानी बाकी जो ब्यूटी के एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, उन सबसे भी ऊपर क्या है, उनकी स्माइल है, जो सबको जीत लेती है, बिकॉज द स्माइल इज सो सॉफ्ट सो काम एंड सो एक्सप्रेसिव, है ना। तो उनकी स्माइल की खास तौर पे तारीफ की गई है कि ठीक है, उनके चीक बात सही है, चीक सही है, ब्रो सही है, बाकी सब ठीक है, बट देयर इज समथिंग स्पेशल इन हर स्माइल, दैट स्माइल विंस ओवर एवरीथिंग, इट इज अबव एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ हर ब्यूटी, है ना। जो भी लाइट शेड, जो भी बात हो रही है, उन सबसे ऊपर उनकी स्माइल है एक्चुअल में। अब पर ये एक्सटर्नल ब्यूटी के बाद में इंटरनल चीजों की जो बात हुई पहले कि भाई थॉट्स इतने प्यारे हैं, किस जगह से निकल के आ रहे हैं, वो जगह कितनी प्यारी होगी, तो उसी पर आगे बात करते हुए हम बढ़ते हैं। बट टेल ऑफ द डेज इन गुडनेस स्पेंट, उनकी जो स्माइल है चेहरे की, उनके जो विचार हैं, वो किस चीज को बताते हैं, गुडनेस स्पेंट, कि उन्होंने जो दिन बिताए हैं, किस चीज में बिताए हैं, बाय डूइंग गुड समथिंग गुड, सोसाइटी में कुछ अच्छा करके जो उन्होंने दिन बताए, मतलब उन्हें अच्छे कार्य करके, बाय डूइंग गुडनेस, उन्होंने जो गुडनेस से जो अपने दिन बिताए हैं ना, वो उस चीज को दर्शाते हैं। कोई इंसान चेहरे पे इतनी मासूमियत लेके, इतनी प्यारी हंसी, इतने प्यारे थॉट्स लेके घूम रहा है, इट मीन्स द पर्सन इज इन परफेक्ट पीस, वो बहुत ज्यादा शांति में है। और ऐसी शांति कब हो सकती है, आज की भागम भाग की दुनिया में तो नहीं हो सकती है, तभी हो सकती है जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड है, और लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाइड है, और आपने कुछ अच्छे कर्म किए। क्योंकि अगर बुरे कर्म किए हैं, तो आप परेशान रहोगे कि मुझे कब सजा मिलेगी उनकी इसी जन्म में मिलेगी कि नेक्स्ट जन्म में मिलेगी, ठीक है। तो उनके जो एक्चुअल में जो कर्म है, उनकी जो गुडनेस, अच्छाई करी है अपने जीवन में, वो क्या मतलब कहाँ से शो हो रही है, उनकी स्माइल से शो हो रही है, उनकी थॉट से शो हो रही है, अ माइंड एट पीस। और ये चीज क्या दर्शाती है, ये स्माइल, ये दर्शाती है कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए हैं, और अब उनका माइंड कहाँ है, एट पीस,
वो किसमें, शांति में है, यानी उनका दिमाग बिल्कुल शांत है, उनको कोई टेंशन नहीं है। विद ऑल ब्लो, यानी इस सांसारिक जीवन में जो कुछ मटेरियलिस्टिक उनको मिला है, वॉट एवर मटेरियलिस्टिक थिंग्स शी हैज गॉट, द फैसिलिटीज और द, बोल सकते हैं लग्जूरियस लाइफ विच एवर, मतलब वॉट एवर शी वॉज लिविंग, वो सब कुछ है ना, वो सब क्या है, बिलो है, नीचे है। इट इज बिलो, किससे नीचे है, उनके, बोल सकते हैं उनके माइंड में जो इस वक्त पीस है ना, वो शांति है, उससे नीचे है। यानी कि ये सब चीजें बेकार है, मतलब कह सकते हो आप। इंसान को क्या चाहिए, इंसान को पीस चाहिए, शांति चाहिए। इंसान शांति के लिए भटकता रहता है, भागम भाग में है, पैसे कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, सब काम कर रहा है ना, परंतु क्या नहीं मिल पा रही है उसे, शांति नहीं मिल पा रही है, पीस नहीं मिल पा रही है। तो जो एक्चुअल में इस लेडी को जो पीस मिली हुई है ना इसके माइंड में, वो पीस सबसे ऊपर है, और वो जो पीस है ना उससे नीचे है उसकी लाइफ में बाकी सब चीजें, जो भी उसे, मान लो जो भी भौतिक सुख सुविधाएं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ उसके पास में है, वॉट एवर शी हैज गॉट, वो सब उससे नीचे है, उसकी पीस से। अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, और देखो इनका जो दिल है ना, उसमें जो प्यार है ना वो बिल्कुल इनोसेंट है, यानी कि बहुत ही मासूम है। अब देखो ऐसा इंसान जिसने कुछ बुराइयां नहीं करी हो, अच्छा ही हो, सीधी सी बात है, उसका मन कितना कोमल होगा, है ना, उनका हार्ट कितना कोमल होगा, और उसके कह सकते हो हार्ट में कितना लव भरा होगा। तो बिल्कुल उसी तरह का लव जिस तरह का एक मदर का अपने बच्चे के प्रति होता है ना। मदर का लव इनोसेंट होता है, मम्मी पापा का लव अपने बच्चों के प्रति इनोसेंट होता है। तो उसी तरीके से इनके हार्ट में जो लव है ना वो भी बिल्कुल इनोसेंट है, क्योंकि इनके हार्ट में कोई गंदगी नहीं है। शी इज टोटली प्योर, उनके थॉट्स बिल्कुल प्योर हैं, उनके चेहरे से स्माइल आती है, वो बताती है कि उन्होंने, मतलब उनका दिमाग कितने शांति में जी रहा है, मतलब वो कितने पीसफुल लाइफ जी रही हैं। तो ये सारा असर कहाँ नजर आ रहा है, एक्चुअल में हार्ट पे नजर आ रहा है, क्योंकि हार्ट से जो लव निकल रहा है वो बिल्कुल क्या है, इनोसेंट है, बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बोल सकते हो खामी नहीं है। सो ये अपनी बच्चों पोएम हो गई। हम लोग तीनों स्टेंजा पढ़े, हम लोगों ने उसकी इंटरनल ब्यूटी के बारे में देखा, हमने एक्सटर्नल ब्यूटी देखा, मतलब बायरन ने पहले तो एक्सटर्नल ब्यूटी समझाई पोएम में, कि भाई दिखने में कितनी प्यारी है, कितना परफेक्ट शेड, मतलब कॉम्बिनेशन है शेड का, लाइट का, सब उनकी ब्यूटी में, चेहरे में, आंखों में, बालों में, सब जगह, मतलब शेड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, शेड कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना। साथ में फिर इंटरनल ब्यूटी पे आते हैं और वो बताते हैं कि देखो भाई, सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, इनमें तो परफेक्ट हार्मनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्यूटी की परफेक्ट हार्मनी है इनके अंदर। तो भाई इनका तो दिल भी इतना कोमल है, इनका तो दिमाग इतना शांति में है, इन्होंने कभी बुराई करी नहीं, मतलब अच्छा ही की, पक्का इन्होंने लाइफ में अच्छा ही करी होगी। वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो इतने प्यारे थॉट्स रखता है, जो इतनी मतलब शांति से जी रहा है, बेसिकली वो उन्होंने अच्छा ही करी होगी, बुराई तो कुछ किया नहीं होगा। दैट्स व्हाई शी इज लिविंग इन पीस, है ना। तो ये अपनी पोयम हो गई। अभी तो अब हम आते हैं थीम्स पर। तो इसमें कुछ थीम्स हैं, 3 थीम्स हैं। एक तो ब्यूटी तो है ही, कि भाई ब्यूटी तो मेन थीम है, कि पूरी जो एक तरह से दोनों ब्यूटी, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों की दोनों ही ब्यूटीज के बारे में उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन किया है उस लेडी में, कि भाई उन लेडी में जो एन विलमॉट है उसमें पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन दोनों ब्यूटी का, ठीक है। तो ब्यूटी तो मेन थीम हो गई, साथ में हार्मनी ऑफ माइंड एंड बॉडी। हाँ, आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों में परफेक्ट हार्मनी हो, यानी कि तालमेल हो, यानी आप बोल सकते हो कि दिमाग बिल्कुल शांत है और बॉडी उसको रेस्पॉन्ड भी उसी वे में कर रही है, मतलब बॉडी सुंदर भी है, प्लस माइंड जो बोल सकते हो पीसफुल है आपका माइंड, उसको, अगर देखो सीधी सी बात है, आप ऐसे मानो कि माइंड अगर आपका शांत नहीं है ना, अगर आप टेंशन में जी रहे हो ना, तो आपका शरीर बीमारियों से घिर जाएगा और आप परेशान रहोगे। तो बट क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल पीसफुल है, तो बॉडी में भी बोल सकते हो आप, उनके वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, ब्यूटी निकल के आ रही है। आप ऐसा बोल सकते हो कि उनकी हार्मनी जो है ना इन द माइंड एंड बॉडी की, वो इस चीज से रिफ्लेक्ट हो रही है कि भाई माइंड शांत है, इसलिए बॉडी में ब्यूटी निकल के आ रही है, यानी बॉडी भी ब्यूटीफुल शो हो रही है। एक्चुअल में पोइट, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है इधर, कि कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो इंसान जो टेंशन में जी रहा है ना, सीधी सी बात है, उसको तो बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, बॉडी ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकती। जिसकी बॉडी ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब है कि वो फिजिकली ब्यूटीफुल है, इसका मतलब है कि वो माइंड से भी काफी हद तक पीसफुल होगा, शांत होगा, अच्छे कर्म कर रहा होगा, बुराई में नहीं गिरा होगा। इसलिए दोनों की हार्मनी का होना बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। अब देखो, गुडनेस लीड्स टू अल्टीमेट पीस, और बिल्कुल सही बात है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ही आपको अल्टीमेट शांति मिल सकती है, क्योंकि बुरे कर्म करके तो आप हमेशा बेचैन ही रहोगे लाइफ में, है ना, परेशान ही रहोगे, कब जाने कब सजा मिल जाए, मतलब कब भगवान आपको इसी जीवन में मतलब एक तरह से सजा दे दे। तो बुरे कर्म करोगे तो हमेशा टेंशन रहेगी। गुडनेस लीड्स टू अल्टीमेट पीस, केवल अच्छाई से ही आपको शांति मिल सकती है। तो ये कुछ थीम्स थी। तो बच्चों, आई होप यू मस्ट हैव गॉट द पोएम एंड द थीम्स, आई होप इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। So thank you very much for watching the video. See you again.